नमस्कार। आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 23 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा इंटरनल डेमोक्रेसी। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजिंग स्पोर्ट्स की, एंड इन द लास्ट वी विल सी द सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र। द ECI is right in rejecting the notion of leader for life in political parties. चुनाव आयोग राजनीतिक दलों में जीवन भर के लिए नेता की धारणा को खारिज करके सही है। फिर से क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट में जरूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अभी हाल में एक पार्टी विशेष जिसके द्वारा जो अध्यक्ष है उसको जीवन भर के लिए अध्यक्ष पद दिया जा रहा था, ऐसी व्यवस्था को खारिज कर देता है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता YS जगनमोहन रेड्डी साहब, इनको पार्टी YSRCP युवा श्रमिक राइतु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जीवन भर के लिए इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था। चूंकि ये एंटी डेमोक्रेटिक अथवा जो लोकतंत्र है उसके विरुद्ध ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सही समय पर इसको खारिज कर दिया जाता है। चूंकि जो भारत की बात करते हैं, जो पार्टी होती है वो लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि अंतोगत्वा जो नागरिक प्रतिनिधि के रूप में जो नेतागण चुनकर जाते हैं, जो कि शीर्ष पर जाकर लोगों के लिए जो भी नीति निर्माण कार्य होता है उसके व्यवस्थापक में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ऐसे में उस पार्टी के भीतर यदि आंतरिक लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी तो पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं अपना जो मूल उद्देश्य है उसको खोती जाएगी। कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कही जा रही है, जिनका जो संगठन है वो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियों की बात कही जा रही है, जिनका लचीला है, बावजूद इसके कुछ सैद्धांतिक तौर पर पार्टियां आगे बढ़ती हैं। अब ये भी बात कही जा रही है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत चुनाव आयोग समय समय पर कई जो गाइडलाइन है उसको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो जारी करता रहता है। बावजूद उसके चूंकि कोई भी दंडात्मक क्रियात्मक कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा निहित नहीं की जा सकती है, और इसको जो भी दिशा निर्देश है वो मैंडेटरी जो पार्टी है उन पर लागू कर दिया जाए, ऐसी शक्तियां भी जो चुनाव आयोग है उसमें निहित नहीं होती। इसलिए कई बार ये देखा जाता है जो पार्टियां हैं वो इस क्षेत्र में जो आंतरिक जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें काफी ढुलमुल रवैया अपनाती हैं। चूंकि जब लोकतंत्र की बात आती है लोकतंत्र के जो मूल में लोग आते हैं, और जब ऐसे मुद्दे जब आंतरिक लोकतंत्र जैसे मुद्दे जब लोगों के बीच में विमर्श का कारण बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो पार्टी होती है वो त्वरित रूप से इसको सुधारने का प्रयास करती है, क्योंकि अंतोगत्वा चुनाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगले आर्टिकल के हम बात करेंगे मैनेजिंग स्पोर्ट्स का प्रबंधन अथवा खेलों का प्रबंधन। एडमिनिस्ट्रेटर्स सीम रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। प्रशासक राष्ट्रीय खेल संहिता को स्वीकार करने से कतराते दिख रहे हैं। आर्टिकल में बात हो रही है अनिल खन्ना जी, जो अभी हाल में रिजाइन कर देते हैं ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, भारतीय ओलंपिक संघ से। ये कार्यवाहक
अध्यक्ष के पद से। इस पद पर ये नरेंद्र बत्रा जी के स्थान पर आते हैं। अब चूंकि ये भी बात हो रही है, जब भारतीय ओलंपिक संघ की बात होती है तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसके द्वारा इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और साथ ही में यदि शीघ्र अतिशीघ्र पारदर्शिता रूप से चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ है, इसको जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, ये कई जो अंतरराष्ट्रीय इवेंट होने वाले हैं उसमें ये इसको बैन भी कर सकता है। भारतीय ओलंपिक भी जो अगले ओलंपिक गेम्स होंगे उसमें भी बैन हो सकता है। साथ साथ में जो भी फंड मिलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से, उस फंड को भी रोक दिया जाएगा। इससे पहले अभी जब फुटबॉल संघ पर फीफा बैन लगाता है, भारतीय फुटबॉल संघ पर, तब उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट इवेंट में जब गोकुलम केरला फुटबॉल टीम जाती है उज्बेकिस्तान से, उसको लौटना पड़ जाता है जब एक वो एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप में भाग करने जाती है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय जो फुटबॉल जो फीफा है वो बैन लगाती थी, उस समय अस्थायी रूप से भारत के ऊपर बैन लग गया था, इसलिए इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। और ऐसे में यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पूरे भारतीय ओलंपिक संघ पर बैन लगा देगी तो ये किसी भी ओलंपिक संघ पर बैन लगा देगी तो ये किसी भी जब ओलंपिक रिलेटेड जो इंटरनेशनल इवेंट होंगे उसमें भाग नहीं ले पाएगा। अब चूंकि सिर्फ एक स्पोर्ट तक बात नहीं रह गई है, अक्रॉस बहुत सारे स्पोर्ट्स इस आंच पर उनकी तपिश उनको देखने को मिल सकती है। क्योंकि मामला कहां पर अटकता है? मामला अटकता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कोर्ट द्वारा जो कमिटी अपॉइंट की गई थी वो रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसकी देखभाल कर रही है। और इसका कारण भी ये है कि जो भारतीय जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है, हालांकि 2011 में ही ये कोड आ जाता है, पर इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कतराते दिख रहे हैं, इसको स्वीकार हार को लेकर आया है। जैसे कि एज बैन लग जाएगा, पर्टिकुलर एक एज के ऊपर जो चुनाव है उसमें लोग भाग नहीं ले पाएंगे, कितने टर्म तक कोई भाग ले सकता है चुनाव में उस पर भी रोक लग जाएगा। बेसिकली जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 की जब बात कही जाती है तो ये पूरी जो सुधार के उद्देश्य से इसको लाया जाता है। अब चूंकि भारत की बात करते हैं, चाहे टोक्यो ओलंपिक अभी रिसेंटली हुआ, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, थॉमस कप की बात करते हैं, चेस ओलंपियाड की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का प्रदर्शन बेहतर नजर आया है। और क्रिकेट के अलावा दूसरे जो खेल हैं उसमें भी विश्व स्तरीय प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो प्रबंधन है भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है, जो त्वरित सुधार है उसको अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो नवीन जो सोच है वो आ सके और जो भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको स्थान मिल सके प्रबंधन करने के लिए, प्रबंधन समिति का उनको सदस्यता उनको मिल सके। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो खेल से एक निश्चित दूरी, जब बात विशेष तौर पर हो प्रशासनीय कार्यों की, तब उनकी दूरी सुनिश्चित हो जाए, ऐसी जरूरत है। वरना जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लास्ट आर्टिकल में बात कही जा रही है, अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप, जनगणना भेड़ों की गिनती के बारे में नहीं है। The census in India is about many things.
इट मस्ट बी मेड अ प्रायोरिटी एंड यूज टू अफर्म अ सेंस ऑफ कॉमरेडशिप। भारत में जनगणना कई चीजों के बारे में है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कॉमरेडशिप की भावना से पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जनगणना की उपयोगिता के बारे में, जनगणना के महत्व के बारे में, और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के उदाहरण से, जहां पर बात होती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 1850 और 1860 के दशक में जब जनगणना होती है तो उस जनगणना के आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि जो दास प्रथा है, उस वक्त जो अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो लगातार और मजबूत हो रही थी। तो ऐसे में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है और इस तथ्य से सुखद परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत की बात होती है, भारत में पहली जनगणना 1872 में होती है और उसके बाद 1881 से लेकर 2011 तक हर 10 वर्ष पर बिना रुके जनगणना होती आई है। इसके बीच में गंभीर बीमारियों का दौर भी रहा, विश्व युद्ध भी रहे, भारत का बंटवारा भी होता है, किंतु जो जनगणना है वो कभी रुकी नहीं। इस बार ऐसी बातें कही जा रही है कि जो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन करने की बात आ रही है, आगे बढ़ा देने की बात आ रही है। एडिटर उनके द्वारा इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि एक तरफ तो जब दूसरी वेव आती है कोविड की तो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करने से जो भी राजनीतिक पार्टी है वो नहीं हिचकती हैं, किंतु जब आज के समय में जब कोविड का सिचुएशन काफी नॉर्मल हो चुका है तो ऐसे में जनगणना को आगे बढ़ा देना कहीं से भी समझदारी नहीं दिखती है। चूंकि कोई भी ऐसा आधिकारिक प्रावधान नहीं है जिससे कि जो दशकीय जनगणना होती है उसको हटाया या उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए आसानी से जो सरकार है वो ऐसा कर सकती है। अब चूंकि ये भी बात आर्टिकल में आगे कही जा रही है कि जो जनगणना होती है उसमें उम्र, लिंग, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, धार्मिक, आर्थिक, भाषाई, हर तरीके से जो आंकड़े होते हैं उन जोड़ के बाहर निकाला जाता है और जो पॉलिसी मेकिंग होती है, नीति निर्माण में समाज और देश की जो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित जो नीतियां बनेंगी, जो उस पे ये जो आंकड़े होते हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि किस तरीके से 61 और 71 में जब जनगणना होती है उसके आंकड़ों से ये पता लगता है कि भारत में लैंगिक विषमताएं किस तरीके से बढ़ रही हैं और जो पुत्रों की अभिलाषा में जो लगातार जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले और ज्यादा गंभीर नजर आते हैं जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं और ये आंकड़े जनगणना से आते हैं। इसके अलावा समाज में कई बार ऐसी भी बातें उठा दी जाती हैं कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है उसी भी बातें उठा दी जाती हैं कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है उसका बहुत बड़ा कारण जो मुस्लिम रिप्रोडक्टिव रेट है वो होता है। चूंकि जो बातें हैं, अफवाहें हैं अथवा जो विश्वास की बातें हैं उनका कोई आधार नहीं होता तब तक जब तक कि जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आते। और जब जनगणना के आंकड़े सामने आते हैं तो वो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि जो मातृत्व दर है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो तेजी से नीचे गिर रहा है और भारत में ये स्टेबलाइजेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और विशेष तौर पर जब मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं तो ये दूसरे जो समुदाय हैं उनसे ज्यादा तेजी से जो फर्टिलिटी रेट है वो मुस्लिम के बीच में गिरता है। तो ऐसे में जब तथ्यों के रूप में बातें होती हैं तो कई सारे जो विश्वास अंधविश्वास होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। ऐसी जो विश्वास
को धराशायी करने के लिए तर्कों की आवश्यकता होती है और तर्कों का निर्माण तथ्य से होता है। और तथ्य कहां से आते हैं? जब जनगणना की जाती है। भारत में डाइवोर्स रेट की बात करें, जब डिवोर्स रेट की बात करते हैं तो वो आज के समय में जो ग्रामीण और जो शहरी दोनों ही समाज में लगभग वो बराबर आ गया है। और ये भी बातें कहां से सामने आती हैं? जब जनगणना होती है। अब कुछ जो इससे जनगणना से रिलेटेड जब कुछ बाधाओं की बात होती है, इश्यूज जो भी कंट्रोवर्शियल कुछ इश्यूज हो चुके थे अभी कोविड-19 से जस्ट पहले, जब काफी प्रदर्शन होते हैं किस बात को लेकर? एनआरसी के मुद्दे को लेकर। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बताती है कि भारत का कौन जेन्युइन नागरिक है उसको, और जो भारत में जो सिटीजन आधिकारिक तौर पर नहीं अथवा जो अनाधिकारिक रूप से भारत में रह रहा है, उन दोनों के बीच में किस तरीके से विभेदन किया जा सके, और जो यहाँ का नागरिक या जिसकी नागरिकता पुष्ट नहीं हो पाती है उसको बाहर अथवा उसके लिए कुछ विशेष या अलग से प्रावधान किया जा सके। अब चूंकि ये भी बात आगे उठती है कि जब एनपीआर की बात होती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात होती है, जिसमें कि सभी लोग जो भी पूरी पॉपुलेशन चाहे वो सिटीजन हो अथवा सिटीजन नहीं हो, सभी का आंकड़े को जोड़ा जाता है। किंतु जब बात आती है कि इस पर जब सरकार की आधिकारिक वक्तव्य भी आता है जिसमें सरकार द्वारा कहा जाता है कि जो एनपीआर बन रहा है ये एक पहला कदम हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन को तैयार किया जा सके और इससे सभी की नागरिकता उसका जो वेरिफिकेशन है वो सुनिश्चित किया जा सके। और ये 26 नवंबर 2014 को भारत सरकार के आधिकारिक पुष्टि में इंगित होता है। तो ऐसे में जो बहुत बड़ा समुदाय है उसको ये भय हो जाता है कि वो अगर सही कागज नहीं वो दिखा पाएगा तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी। बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जहाँ की जो विधायिका होती है वो इस बात से इनकार कर देती है कि वो ऐसा किसी भी तरीके से जनगणना को नहीं अपने यहाँ कंडक्ट कराएंगे जिसमें ऐसे प्रश्न निहित हो जो आज से पहले नहीं पूछे गए थे। आसाम में जब बात होती है, जब वहाँ का एक्सपीरियंस जो एनआरसी को लेकर होता है तो उससे जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी छवि को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी छवि को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो अंतिम जो जाति गणना होती है 1931 में होती है। उसके बाद 2011 में जाति गणना होती तो है किंतु उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अब ये भी बात आगे आर्टिकल में कही जा रही है कि अभी हाल फिलहाल में जो कई सारे देश हैं जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश, जहां पर अभी ऐतिहासिक तौर पर जनगणना को कंडक्ट कराया जाता है, जनगणना वहां पर हो जाती है। चूंकि जब जनगणना किस देश की जनगणना कितनी पारदर्शिता, त्वरित और अविरल रूप से अविराम तरीके से आगे बढ़ती वो इस बात की तरफ इंगित करती है कि जो राष्ट्र है और राष्ट्र से संबंधित पारदर्शी हैं, कितने परिपक्व हैं और वो सिविलाइज्ड जो स्टेचर होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, उसको शो करता है वहां की जनगणना। किंतु अगर भारत में जनगणना को स्किप किया जाता है अथवा लंबे समय के लिए पोस्टपोन किया जाता है तो भारत भी उन देशों की कैटेगरी में आकर खड़ा हो सकता है जहां पर लंबे समय से जनगणना नहीं हुआ है। 1990 के बाद से जनगणना नहीं हुआ है। ऐसे देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान, लेबनान, सोमालिया, उज्बेकिस्तान और पश्चिमी सहारा जैसे देश आते हैं। इवन पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो इस पिछले जनगणना और अभी जो हाल में 2017 में जनगणना होती है उसके बीच में लगभग 20 साल का अंतर देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर यह अंतर देश की इनेबिलिटी को दर्शाता है। जो तंत्र है देश से संबंधित वो सुस्त हैं, उनकी कार्यवाही उतनी सुचारू नहीं चल रही है। इस बात की तरफ भी जब जनगणना
त्वरित रूप से नहीं होती है, उसमें डिले होता है, तो सवाल निशान जरूर खड़ा हो जाता है। चूंकि कुछ कानूनों की बात होती है जब अभी, जिसमें से कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको आधार से जोड़ने की जब बात आ जाती है, इसके अलावा अभी सीआरपीसी रूल 2022 जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है, जिसमें जो कन्विक्ट है अगर जो उसका अरेस्ट हो जाता है तो उसके कई सारे जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान है, चाहे वो रेटिना का स्कैन हो, बायोमेट्रिक हो, जो कि एक तरीके से उसके डेटा को ही स्टोर करने की बात आती है। इसके अलावा भी इसके अलावा भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसको बाद में सरकार द्वारा वापस भी ले लिया जाता है, इसमें भी डेटा कलेक्शन की बात सामने आती है। और ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो डेटा होते हैं वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और सबसे बड़ा जो डेटा कलेक्शन का जरिया होता है, सबसे पारदर्शिता और स्वेच्छा से जिसमें डेटा कलेक्शन होता है, वो जनगणना में होता है। और ऐसे में जनगणना को अगर स्किप किया जाता है, लंबे समय तक आगे बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये देश के जो अभी हाल है अथवा जो कंडीशन आएगी, मशीनरी आएगी, और उस पर ये प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर खड़ा करेगा। क्योंकि अंतोगत्वा जो जनगणना होती है वो मात्र इस बात के लिए नहीं होती है कि जिस तरीके से भेड़ बकरी होते हैं और उनके सिर्फ गिनती कर ली जाए कि हाँ इतनी संख्या है, तो सिर्फ जनगणना संख्या बल को इंगित नहीं करता, बल्कि जनगणना इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जनगणना में ट्रेंड शो होता है, जनगणना में कई सारे आंकड़े सामने आते हैं, जनगणना में कई तथ्य सामने आते हैं जो मिथकों को तोड़ते हैं। जनगणना में जो नीति निर्माण होता है वो किस क्षेत्र में आवश्यक त्वरित रूप कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसका भी पता जनगणना द्वारा लगता है।